अच्छे होंगे आप सब। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आधुनिक भारत में से प्रश्न पूछा गया हो और यहाँ से प्रश्न आपसे न पूछें, ऐसी संभावनाएं बहुत कम रहती है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्म समाज की हम लोग बात करते हैं। ब्रह्म समाज की यदि हम बात करें तो आप देखें कि इसका पहला ही जो फैक्ट है वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए हिंदू धर्म या समाज, हिंदू धर्म या समाज में प्रथम सुधार आंदोलन, यदि आपसे पूछा जाए प्रथम सुधार आंदोलन, तब आपका उत्तर होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को हिंदू समाज या हिंदू धर्म में प्रथम सुधार आंदोलन इसको माना गया है। दूसरा जो ब्रह्म समाज है इसकी यदि हम बात करें, इसकी स्थापना की या इसके जो संस्थापक हैं वो रहे आपके राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने इसकी स्थापना की 20 अगस्त 1828 में, और की कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना हुई। और जो ब्रह्म समाज रहा है इसके संस्थापक तो रहे हैं आपके राजा राम मोहन राय, लेकिन यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्म समाज को लोकप्रिय स्वरूप किसने दिया, या आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर लेकर के जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तब आपका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। तो दोनों बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा। संस्थापक राजा राम मोहन राय, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है वो किया है केशव चंद्र सेन ने। फिर आप देखो एक पुस्तक पूछी जाती है ब्रह्म धर्म। ये भी कई एग्जामों में ये पुस्तक पूछी गई कि ब्रह्म धर्म जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, तो आप ध्यान रखना देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो ब्रह्म धर्म पुस्तक के रचयिता रहे हैं। तो ब्रह्म धर्म पुस्तक देवेंद्र नाथ की, लोकप्रिय बनाया केशव चंद्र सेन ने, और संस्थापक हैं इसके राजा राम मोहन राय। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ के आपको उत्तर देना है। फिर आप देखेंगे ब्रह्म समाज जो है इसके सिद्धांत क्या रहे हैं। तो इसके सिद्धांतों की जब हम बात करें तो आप देखो कि इसमें बहुदेववाद का खंडन है। बहुदेववाद जो है इसका क्या किया गया है? खंडन किया गया है। बहुदेववाद का मतलब है क्या है कि बहुत सारे देवताओं को मानना। तो बहुदेववाद का खंडन है तो बात है किसकी? एकेश्वरवाद की। तो एकेश्वरवाद जो है ये मूल सिद्धांत है। एकेश्वरवाद जो है मूल सिद्धांत है किसका? ब्रह्म समाज का। और आप देखो कि इसके जो संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एकेश्वरवादियों को उपहार, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, या इसी को ही फारसी में कहा गया है तोहफात उल मुवाहिदीन। और ये जो रचना है ये रचना है किस भाषा की? फारसी की। तो राजा राम मोहन राय की ये पुस्तक है। और राजा राम मोहन राय जो है वो किससे प्रभावित है? एकेश्वरवाद से प्रभावित है। और एकेश्वरवाद की जो मान्यता है वो हिंदू वेद और जो उपनिषद जो है उसमें भी बात हुई है किसकी? एकेश्वरवाद की बात हुई है। तो इन्हीं आधारों पर ब्रह्म समाज में बहुदेववाद का खंडन किया गया है। एकेश्वरवाद का क्या है? समर्थन है। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो है मूर्ति पूजा का विरोध। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। और आप देखो कि कलकत्ता में ब्रह्म समाज का जो भवन बनाया गया था उसमें भी ये बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस भवन में किसी भी प्रकार का कोई चित्र या कोई भी मूर्ति वगैरह है उसको रखा नहीं जाएगा। और राजा राम मोहन राय जो हैं वो केवल ईश्वर को मानते थे जो विश्व का क्या है? विश्व का कर्ता है, विश्व का कर्ता धरता है, या विश्व का संहार करने वाला जो है ईश्वर, उसी को ही मान्यता देते थे राजा राम मोहन राय। फिर इसी में ब्रह्म समाज में और यदि हम बात करें तो अवतारवाद का खंडन है। इसमें अवतारवाद का खंडन किया गया और ये कहा गया कि ब्रह्म समाज जो है वो किसी भी प्रकार की बलि वगैरह, पशु बलि वगैरह का समर्थन
नहीं करेगा। और आप देखें कि इसमें कर्मकांड जो हैं, कर्मकांड वगैरह अर्थात हवन यज्ञ वगैरह जो भी थे उन सब का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। और दूसरा, एक कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए ब्रह्म समाज का आधार क्या है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बन सकता है एग्जाम के अंदर। कभी प्रश्न आए कि ब्रह्म समाज का आधार क्या है, तो ब्रह्म समाज जो है उसका आधार है तर्क और मानव विवेक। अब देखें कितना अच्छा प्रश्न हो सकता है यदि एग्जाम में पूछा जाए आधार क्या है ना। और सारी बातें ये पूछ ले केसरवाद है, मूर्ति पूजा है ना, ये भी इसके प्रमुख सिद्धांत है। लेकिन आधार यदि कभी पूछ लिया गया तो वो होगा तर्क और मानव विवेक। राजा राममोहन राय इस बात को मानते थे, इस बात को कहते थे कि किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वो बात मानव विवेक पर खरी नहीं उतरे, या कोई बात जो है तर्क के आधार पर यदि किसी बात को स्थापित नहीं किया जा सकता है तो उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा राजा राममोहन राय कहा करते थे। इसी कारण उन्होंने कहा कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और राजा राममोहन राय इस बात को मानते थे कि कोई भी पुस्तक या कोई भी व्यक्ति आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं करवा सकता है जब तक आप स्वयं आप क्या हो कि भाई किसी भी प्रकार के लिए आप जब तक खुद कार्य नहीं करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई पुस्तक जो है आपको निर्वाण तक पहुंचा नहीं सकती है। ठीक है, तो ये इनके क्या रहे हैं, प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज जो है इसमें हिंदू, इस्लाम और ईसाई, हिंदू इस्लाम और ईसाई जो धर्म है, इन धर्मों की क्या है जो भी प्रमुख जो बातें थी उन सारी बातों को इन्होंने स्वीकार किया। तो इनमें जो ध्यान रखने वाली बातें वो ये है, संस्थापक कब, कहाँ, लोकप्रिय किसने बनाया, ब्रह्म धर्म पुस्तक किसकी है और इसके आधार क्या हैं, तर्क और मानव विवेक। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आप ध्यान रखेंगे एकेश्वरवादियों को उपहार या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तूफातुल मुहाउद्दीन, जो पुस्तक रची गई किस भाषा के अंदर, फारसी भाषा में रची गई है। अब हम देखते हैं ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो ब्रह्म समाज के विभाजन को लेकर के क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियां भी है, कहीं आप कुछ पढ़ लेते हो, कहीं कुछ पढ़ लेते हो, और सभी जो पीएससी है स्टेट की वहाँ इसका प्रश्न भी आता है। तो आप देखो ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना हुई 1828 में, और 1828 में स्थापना हुई। और हम देखते हैं कि 1833 में हमने देखा कि राजा राममोहन राय जो है इनकी क्या हो जाती है, राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और नेतृत्व कमज़ोर होने के बाद हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद नेतृत्व को संभालने का जो कार्य है वो किया गया द्वारिका नाथ, ध्यान रखना भाई नाम, द्वारिका नाथ टैगोर और रामचंद्र वागीश और द्वारिका नाथ टैगोर जो हैं वो राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद में कुछ समय तक ब्रह्म समाज की कमान को संभालते हैं। लेकिन आगे चल कर के 1843 के अंदर, 1843 में द्वारिका नाथ के लड़के होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को नेतृत्व दिया गया, या एक प्रकार से ये 1843 में शामिल हो जाते हैं। और इनके शामिल होने के बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और अभी हमने बात की है ब्रह्म धर्म जैसी इन्होंने पुस्तकें वगैरह लिखी, और ये ब्रह्म समाज को आगे लेकर के जाते हैं। और आगे चल कर के देवेंद्र नाथ के द्वारा ही जोड़ा गया किसको, केशव चंद्र सेन जो है वो भी जुड़ जाते हैं ब्रह्म समाज से, किसके माध्यम से, देवेंद्र नाथ के माध्यम से। लेकिन जो केशव चंद्र सेन क्या रहे हैं, ये परिवर्तनवादी रहे हैं। और आप देखें ये क्या रहे हैं, उदारवादी रहे हैं। अब परिवर्तनवादी थे, उदारवादी थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ब्रह्म समाज को हिंदू समाज
के समांतर स्थापित करने का प्रयास किया। जबकि हमने पहली लाइन क्या पढ़ी हमने कि जो ब्रह्म समाज है वो हिंदू समाज में ये क्या है, सुधार आंदोलन है। जबकि जो केशव चंद्र सेन है वो क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको हिंदू समाज के समांतर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने यज्ञोपवीत जो है यज्ञोपवीत धारण करने का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने संस्कृत के जो मूल पाठ हुआ करते थे उन मूल पाठों को इन्होंने महत्व नहीं दिया, और अन्य जो धर्म थे, चाहे वो ईसाईयत है चाहे वो इस्लाम है, तो ईसाईयत और इस्लाम जो है इनकी प्रार्थनाएं वगैरह भी इन्होंने क्या है शुरू करवा दी। संस्कृत के पाठों का महत्व इन्होंने कम कर दिया है। यज्ञोपवीत का ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और एक प्रकार से इनकी ये मानसिकता बन गई थी कि हिंदू समाज क्या है, संकीर्ण है, और ये ब्रह्म समाज को समांतर रूप से स्थापित करना चाह रहे थे। इन सारी बातों के कारण देवेंद्रनाथ के द्वारा इनको आचार्य के पद से, एक तो आचार्य के पद से इनको हटा दिया। तो इसके बाद जो केशव चंद्र सेन हैं वो ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। और आप देखो कि फिर बात होती है 1866 की। यहाँ आप देखो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना कि ब्रह्म समाज का जो पहला जो विभाजन है वो हुआ है 1866 के अंदर, ठीक है। और जो केशव चंद्र सेन हैं, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज बनाया गया किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 के अंदर, ठीक है। जबकि देवेंद्रनाथ जो हैं, देवेंद्रनाथ के पास रह जाता है आपके आदि ब्रह्म समाज। और देखो बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। जबकि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं आपके केशव चंद्र सेन। फिर यहाँ जो देवेंद्रनाथ हैं, देवेंद्रनाथ ने एक नारा दिया, ये नारा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ये जो नारा है, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये जो नारा है, ये नारा दिया गया है देवेंद्रनाथ के द्वारा, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज रहा है किसका, देवेंद्रनाथ टैगोर का। जबकि भारतीय ब्रह्म समाज रहा आपके केशव चंद्र सेन का। और फिर आप देखो कि केशव चंद्र सेन जो है ये प्रयास करते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से हम देखते हैं कि 1867 में स्थापना होती है किसकी, प्रार्थना समाज की, जिस पे हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। प्रार्थना समाज, और ये बनता कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हो जाती है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रथम विभाजन, जिसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। तो प्रथम जो विभाजन है ये हमने देखा किस प्रकार से हुआ है और क्यों हुआ है। अब जो केशव चंद्र सेन हैं और एक तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ये जो लोग हैं ये लोग प्रयास करते हैं, और ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की जो उन्नति है वो अभी भी बनी रहती है, हालांकि विभाजित हो गया है 1866 के अंदर। अब देखो क्या रहा, 1866 में ही भारतीय ब्रह्म समाज बना है। और आप देखो कि भारतीय ब्रह्म समाज में हम देखते हैं कि आनंद मोहन बोस जैसे जो लोग हैं वो लगते हैं किसके साथ, केशव चंद्र सेन के साथ। और केशव चंद्र सेन जो हैं इन्होंने एक अंग्रेजी भाषा में इन्होंने एक पत्र निकाला, इंडियन मिरर नाम से एक अंग्रेजी पत्र निकाला इन्होंने। और एक महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई, इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की भी क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं केशव चंद्र सेन। फिर क्या रहा कि जो केशव चंद्र सेन हैं, आनंद मोहन बोस हैं, इस प्रकार के जो लोग थे ये प्रयास करते हैं कि भारत में
लड़कियों के विवाह की एक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, क्योंकि उस समय बाल विवाह वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो इनके प्रयासों से हम देखते हैं कि लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम जो आयु है वो हो जाती है कितनी, 14 वर्ष। कि 14 वर्ष से छोटी जो लड़की है उसका विवाह नहीं किया जाएगा। और इनके प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम बनता है 1872 के अंदर। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम बन गया, जिसके तहत एक तो 14 वर्ष से छोटी लड़की और 18 वर्ष से छोटे लड़के का विवाह नहीं किया जाएगा। दूसरा, ब्रह्म विवाह अधिनियम जो था, एक तो इसमें बाल विवाह की बात है, और बाल विवाह के अलावा हम देखते हैं कि इसमें विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया गया। विधवा पुनर्विवाह का भी इसमें समर्थन किया गया। और आप देखो कि इसमें अंतरजातीय विवाह जो है इसको भी मान्यता प्राप्त हो रही है 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम से। ठीक है, फिर क्या रहा कि आगे चल करके जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्षीय लड़की का विवाह कर देते हैं। किसके साथ? कुंज विहार के राजा थे या कुंज विहार के राजकुमार के साथ इन्होंने क्या है, अपनी 13 वर्षीय लड़की का विवाह कर दिया। जबकि ब्रह्म विवाह अधिनियम में विवाह की आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। तो ये इस अधिनियम का उल्लंघन था, वो स्वयं केशव चंद्र सेन ने किया। इस बात के कारण इनके साथी जो लोग थे, आनंद मोहन बोस वगैरह, ये जो लोग थे ये केशव चंद्र सेन से पृथक हो गए और इन्होंने स्थापना की साधारण ब्रह्म समाज। और इसमें आनंद मोहन बोस के अलावा शिवनाथ शास्त्री, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो लोग हैं ये लोग साथ रहते हैं किसके? आनंद मोहन बोस के। और ये जो घटना है, ये घटना घटित होती है 1878 के अंदर। तो 1878 में हम देखते हैं ब्रह्म समाज का दूसरा जो विभाजन है वो हो जाता है। और इसके बाद केशव चंद्र सेन जो एक प्रकाश पुंज के समान देदीप्यमान थे, और ये फिर आगे अंधकार में चले जाते हैं। ये एक प्रकार से जो इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की थी वो इनके हाथों से निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज बात की है ब्रह्म समाज के बारे में। हमने ब्रह्म समाज के सिद्धांत देखे और ब्रह्म समाज की स्थापना की हमने बात की, और हम बात कर चुके हैं किसके बारे में? ब्रह्म समाज के विभाजन के बारे में।